किसी प्रजाति का चयन करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ हमें ज़रूर लेके आना है कि वो प्रजाति कम से कम उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हो। अगर गहराई से ज़्यादा गहराई पे बुआई हो जाए या ऊपर बुआई हो, दोनों ही स्थितियों में जो है बीज वो अच्छी तरह नहीं जमता है। खेत अच्छी तरह तैयार करें और मशीन से बुआई करें। मशीन से बुआई करने में तो बीज की मात्रा आधी लगेगी। अगर किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई की सुविधा है तो पहली सिंचाई 40 दिन के आसपास और दूसरी 80 दिन के आसपास कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और हम गर्मियों से अब सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ रबी फसलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है सरसों की और हमारे पीछे खेत भी तैयार हो रहा है। हम हैं अभी पूसा में यहाँ के IRI सेंटर पे और हमारे साथ हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन सिंह जो सरसों को देखते हैं, सरसों के अनुसंधान को देखते हैं। इनसे समझते हैं कि किसान सरसों की अच्छी पैदावार के लिए कब बुआई करे, कैसे बुआई करे और उसकी क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखे जिससे कि उसको नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो धन्यवाद। सरसों की जो बुआई है, हमारी तिलहनी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और भारत में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग टाइम पे होती है, चलती रहती है। किसानों को ख़ास करके हमारे इधर जो गैंगेटिक बेल्ट है या इधर हरियाणा या यूपी और बिहार के किसानों को, इनको कब बुआई कर देनी चाहिए और सरसों की बुआई में किन बातों का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए? सरसों के बारे में सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि किसान भाई जब बाज़ार में सबसे पहले जाता है बीज खरीदने के लिए और जब वो बीज को खरीदता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस जगह पे कौन सी प्रजाति, कौन सी किस्म को लगाया जाए ताकि वो अधिक उत्पादकता ले सके। तो जब भाई की पहली चीज़ जो किसान भाई ध्यान देंगे वो ये है कि किस प्रजाति का चयन करना चाहिए। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जब आप ये किसी प्रजाति का चयन करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ हमें ज़रूर लेके आना है कि वो प्रजाति कम से कम उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हो या उस क्षेत्र के लिए निकाली गई हो और उसकी सिफारिशें की गई हों। अगर प्रजाति उस क्षेत्र के लिए नहीं निकाली गई है तो उसमें हमेशा हमें रिस्क रहता है कि उसकी पैदावार अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो पहली चीज़ ये है, जब आप बीज को खरीदते हैं तो किसान भाई दुकानदार से पक्का बिल जरूर लें और उस फसल को जब तक आप काट नहीं लेते तब तक उस बिल को संभाल के रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है सरसों में कि पूरा अंकुरण हो जाए और पौधे पूरी संख्या में पूरे खेत में रहें। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है सरसों में क्योंकि दाने का आकार बहुत छोटा होता है। अगर गहराई से ज़्यादा गहराई पे बुआई हो जाए या ऊपर बुआई हो, दोनों ही स्थितियों में जो है बीज वो अच्छी तरह नहीं जमता है और जिससे कि पौधे, विरले पौधे खेत में आपको दिखाई देते हैं। आमतौर पे किसानों के खेतों में ज़्यादातर ये स्थिति दिखती है। डॉक्टर साहब ये जो जुताई करने के बाद बुआई का सीज़न है, उसमें एक कतार से बुआई की जाती है, एक छिटकाव करके बुआई की जाती है। उसमें कौन-सी बेहतर होती है? कितना सरसों का बीज डालना चाहिए? आमतौर पे ये देखा गया है कि आप बुआई जो है छींटे से की जाती है क्योंकि किसान जो है खेत चला के और हाथ से बीज की छिड़काव कर देते हैं जिससे कि आधा बीज है वो सिर्फ आधा ही जम पाता है और उग पाता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को ये करना चाहिए कि उन्हें खेत अच्छी तरह तैयार करें और मशीन से बुआई करें, जिससे मशीन से बुआई करने में एक तो बीज की मात्रा आधी लगेगी, उससे कि हमें बीज पे जो खर्चा होता है वो आधा हो जाएगा। डॉक्टर साहब अब आती है बात कि जब बुआई कर रहा होता है किसान तो खाद कितनी डालें और कौन-कौन सी ज़रूरी होती हैं कि उसको एक डिसबैलेंस ना हो और ताकि दाना बनने में उसको सहूलियत रहे और दाना बड़ा बन पाए सरसों का? ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसान भाई अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लें और मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों की मात्रा को निर्धारित करें। 1 हेक्टेयर में करीब-करीब हम 50 किलो के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट हमें डाल देना चाहिए। आमतौर जो मिट्टी की आम आम क्वा है बट अगर मिट्टी की जाँच के आधार पे उसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी। अब बात आती है सर कि सिंचाई की।
सरसों में सिंचाई क्योंकि कम सिंचित स्थानों में इसको ज़्यादा किसान बोते हैं। क्या सरसों में सिंचाई कितनी करनी चाहिए, कितनी आवश्यक होती है और कितने समय पे करना चाहिए? सरसों में सिंचाई कई विधि से की जाती है। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे रेतीली मिट्टी में, वहाँ स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के फ्लड इरिगेशन करते हैं। किसान भाई ड्रिप इरिगेशन पे भी जा सकते हैं, पर उसके लिए हमें पौधों से पौधों की कतार और कतार से कतार की दूरी, वो सब हमें निर्धारित करनी पड़ती है उससे पहले। तो आम तौर पे अगर देखें तो अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं तो जो मध्यम मिट्टी है, जो कि बहुत भारी नहीं है या रेतली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसान भाइयों के पास दो सिंचाई की सुविधा है तो पहली सिंचाई 40 दिन के आसपास और दूसरी 80 दिन के आसपास कर सकते हैं। जैसे कि पहला ये है कि फूल आने के आसपास, और दूसरा ये है कि जब फलियां बन रही हैं उस समय हम ये दो सिंचाई कर सकते हैं। अगर एक सिंचाई की सुविधा है तो किसान भाई 50 दिन के आसपास एक सिंचाई दे सकते हैं। अगर कुछ जैसे जहाँ मिट्टी बहुत ही रेतली है, ऐसी स्थिति में 3 से 5 सिंचाई भी किसान भाई दे सकते हैं, जिसमें कि कुछ स्प्रिंकलर का भी यूज़ किया जा सकता है। जी। ये एक बड़ी समस्या है कि किसानों के खेत में कि आखिरी टाइम पे जब ये लू चलने लगती है, मार्च के मौसम में अचानक से गर्मी आती है तो दाना छोटा हो जाता है। इस केस में आइडियली कब बो देना चाहिए किसानों को? कितने महीने की सरसों की जो वैरायटी है उसको एक एवरेज कितना समय चाहिए? जितना लेट बोएँगे उतना ही वो चांसेस रहते हैं कि वो लू से प्रभावित हो। तो एक एक कोई टाइम फ्रेम होता है इसका? इसमें सबसे ज़रूरी जो इशू है वो ये है कि जो अलग-अलग प्रजातियां जो विकसित की गई हैं, वो भिन्न-भिन्न सोइंग की डेट्स के लिए निर्धारित की गई हैं। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो अर्ली सोइंग के लिए रिकमेंडेड हैं, कुछ टाइमली सोन के लिए रिकमेंडेड हैं और कुछ लेट सोन के लिए। कुछ समय पे बुआई कर सकते हैं, कुछ अगेती बुआई कर सकते हैं और कोई पछेती बुआई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अर्ली सोइंग की कुछ वैराइटीज़ हैं जो आप यहाँ से अनुमोदित हों या मिड जो बीच वाली होती है या लेट वाली, इन तीनों समय को देखते हुए कुछ वैराइटीज़ के आप नाम बता सकते हैं रिकमेंडेड हैं जो पूसा से? कम समय में पकने वाली प्रजातियां करीब 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, और इन प्रजातियों के बाद हम ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां या प्याज की लहसुन की खेती कर सकते हैं या गन्ने की बुआई कर सकते हैं फरवरी के महीने में। तो अगर इन प्रजातियों की बात करें, सबसे कम समय में पकने वाली प्रजाति है पूसा सरसों 25 और पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 28। ये प्रजातियां करीब 100 से 115 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती हैं, और इसके ये प्रजातियां आमतौर पे वो किसान भाई लगाते हैं जिनको साल में 2 से अधिक फसलें लेने हैं। अब आगे किसान कौन-कौन सी वैराइटी को ध्यान रख सकते हैं? अभी जो समय है वो समय की बुआई का समय आ गया है। इस क्षेत्र की बात करें तो अ, जैसे पूसा गोल्ड प्रजाति है जो एक सारी काफ़ी यहाँ से पूसा से नई नई प्रजातियों का विकास हुआ, तो पूसा गोल्ड एक लैंडमार्क वैरायटी रही इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। और अब जैसे हिसार से है RH 749 है, 725 है, गिरिराज है, भरतपुर से विकसित की गई है, और बाकी भी अलग अलग क्षेत्रों से, कुछ कानपुर से है और कुछ अलग अलग क्षेत्रों के लिए। अब पूसा की सबसे अच्छी वैरायटी कौन-सी है जो कम समय में पैदा हो जाती है और ज़्यादा पैदावार देती है? और ख़ास करके सरसों अगर आइडियल कंडीशन में पैदा की जाए तो मैक्सिमम कितना पैदावार उसकी रहती है? देखिए, इसी साल एक नई प्रजाति का हमने विकास किया है और वो अभी टेस्टिंग में चल रही है, और वो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने में वो तैयार हो जाएगी और उसका अगले साल से हम बीज वितरण कर सकते हैं। पूसा सरसों 37 ये प्रजाति है। ये राजस्थान से लेके बिहार और राजस्थान का जो MP से लेके और जम्मू तक, इस सारे क्षेत्र के लिए अभी तक ये VIC से आइडेंटिफाई हुई है। हालांकि इसका अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है। इस प्रजाति की काफ़ी अच्छी पैदावार है, और इस का जो दाना है
1000 दानों का जो वज़न है वो पूसा बोल्ड का करीब 6 से 6.5 ग्राम के बीच में है। तो इसका 1 ग्राम ज़्यादा वज़नदार बीज है। तो जितनी भी अब तक की तैयार की गई प्रजातियां हैं उनमें सभी से इसका जो बीज है वो सबसे मोटा है। तो ये प्रजाति अगले साल से हम किसानों के सामने लेके आने की उम्मीद करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ये बताने के लिए कि खास करके सरसों के किसान क्या करें और सरसों का तेल कंटेंट कैसे बढ़ाया जाए, क्या गलतियां हैं जो किसान करते हैं। तो ये डॉक्टर नवीन सिंह जी हमें बता रहे थे कि कैसे आप सरसों के बेहतर उत्पादन के लिए आप जो है क्या तैयारी करें, कौन सा बीज डालें और उसमें कैसे खाद डालें। तो बात होती है सबसे पहले समय की, समय का बहुत ध्यान रखें जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो। मनीष मिश्रा, गाँव से।